बोलो, स्टार्ट करो। और चेक पॉइंट या जो भी कुछ है टुगेदर, टेकिंग इट टुगेदर बता देना पहले, ताकि मैं नंबर की ठीक से कर। 15 किसका है? ये चेक पॉइंट क्या है? टेकिंग इट टुगेदर। सर आपको भेज दिया ग्राफ से उसमें। हाँ जी। देखो एसएचएम में आता है ये पेंडुलम, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें एनर्जी का फंक्शन बनता है, और एनर्जी के फंक्शन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ आएगा। जब हमें मैथमेटिकल पता हो ना कि इसकी इक्वेशन नहीं है तो हम बता सकते हैं, वैसे गेस करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। टोटल एनर्जी, क्योंकि हमने कहा था कि पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं। एक पेंडुलम जो होता है, सपोज यही पेंडुलम है, इसमें अगर हम बात करें तो एम जी काम करता है और एक टेंशन काम करती है। तो एम जी कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन का वर्क डन जीरो होता है अगर आइडियल केस लेते हैं, आइडियल केस। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जो है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो हो जाता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है। तो मतलब टोटल एनर्जी क्या रहती है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, तो चेंज नहीं होगी। तो कुछ आइडिया तुम्हें यहाँ मिल सकता है कि जैसे चेंज हो रही है, फर्स्ट में चेंज हो रही है एनर्जी, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती, ऐसी एनर्जी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पर ए रेजिस्टेंस दे दिया, ए रेजिस्टेंस एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से हमेशा लॉस होता है एनर्जी का, उसकी वजह से हमेशा लॉस होता है, तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। नेगेटिव होने का कोई चांसेस नहीं है कि एनर्जी कोई पहले +5 थी फिर -5 होगी, इसका कोई सेंस नहीं है, नॉन सेंस चीज़ है। तो फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फर्स्ट और ये ए और डी तो ऐसे बाहर हो जाते हैं। अब तुम्हें देखना है कि ई टाइम है ना, ई और टी में क्या रिलेशन है, ई और टी में तो इनमें से एक ग्राफ आएगा, एक ग्राफ आएगा, टोटल एनर्जी हम देखते हैं। डेंसिटी दे बताया था क्या? कर लो आप, मैंने ना चाहिए। तो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा के अगर लिखें, इट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो इसका ग्राफ जो है सी ग्राफ आता है इसका आंसर, और एनर्जी का फंक्शन बनेगा टाइम के ऊपर। एनर्जी पर टाइम पे क्या फंक्शन बनता है कि एनर्जी टाइम पर किस तरह से डिपेंड करती है, एनर्जी टाइम के ऊपर है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो एनर्जी जो है टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज दोनों ही केस में करती है, दोनों ही केस में डिक्रीज करती है, इसमें भी डिक्रीज करती है एनर्जी, तो इसमें भी डिक्रीज करती है एनर्जी का। जब फंक्शन आएगा तो हम अगर उसका जब डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव से पता लगता है कि स्लोप पॉजिटिव आएगा स्लोप नेगेटिव आएगा, उससे पता लगेगा, उससे हम लोग कर पाएंगे इसका डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव को यूज करके। तो उससे पहले हम लोग को एनर्जी का फंक्शन लिखना है, और सिंपल पेंडुलम का एनर्जी का फंक्शन हम लोग लिखेंगे एसएचएम में। तो बेसिकली वहाँ इसको हम डिस्कस कर पाएंगे ठीक से।
और अभी तुम बस थोड़ा आइडिया मैं तुम्हें दे सकता था अभी इस चैप्टर में कि एनर्जी का फंक्शन किस तरह से डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट बताइए। 23. अच्छा, स्टेटमेंट तो बोलनी पड़ेगी ना, बोलो। A body is falling under gravity when it loses a gravitational potential energy by u. Its speed is v. The mass of the body shall be. बॉडीज क्या तो ड्रॉप है ना, यहाँ स्टार्टिंग में क्या जीरो वेलोसिटी बॉडी इज। Gravity है. नहीं, दोबारा बोलो क्या स्टेटमेंट फिर से। A body is falling under gravity हाँ, when it loses gravitational potential energy by u. Its speed is v. The mass of the body shall be. तुम्हें पता है कि इसमें इसमें जो है मास बता रहे हैं, ठीक है। Yes. हमें से पता है कि इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है mg और कुछ है ही नहीं, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है ये। हम लिखेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। ऑप्शन बताओ क्या क्या कैलकुलेट कैसे करना है, ऑप्शन बता रहे हैं इसके क्या क्या है। 2u by v. अच्छा, यू और वी की टर्म्स में, ठीक है ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, यही लिखेंगे अगर एच हाइट से नीचे आया तो ये, ठीक है ना। और डेल्टा यू अगर ये है तो यही तुम्हारा एम वी स्क्वायर है, दिस इज एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो उसको इधर ले जाते हैं, डेल्टा यू तुम्हारा यू दिया हुआ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो यू और भी तो गिवन है, तो हम तो ये यूज करेंगे और यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2u बाय एम होल रूट, ये वेलोसिटी आ जाती है, सॉरी मास आ जाता है, सॉरी 2 नहीं लिखता हूँ मैं, एम वी स्क्वायर है ना, एम इज 2u बाई वी स्क्वायर, मास ये आ गया। वी नहीं कैलकुलेट करना, मास कैलकुलेट करना है, 2u बाई वी स्क्वायर। Okay, sir. कितनी है बस यही क्वेश्चन हमने यूज किया, हमने लिखा कि डेल्टा यू जो है वो यू दे रखा है, बस डेल्टा के पता नहीं है, तो हमने कहा डेल्टा के इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बस यहाँ से लिख दो। एक पॉजिटिव है, एक डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो ये नेगेटिव होगा, और काइनेटिक इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने। कहा भी था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एक डिक्रीज करेगा एक इंक्रीज करेगा, फिर माइनस साइन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेक्स्ट बताइए। 32. हाँ जी। A force F is equal to minus k bracket y I cap plus x j cap, हाँ जी। where k is a positive constant, acts on a particle moving in the xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point A, 0, and then parallel to the y-axis to the point A, A. The total work done by the forces F on the particle is. ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। पहले ए से बी पर गया वो, फिर बी से सी पर गया, वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी वाई इज जीरो, फॉर ए टू बी वाई इज जीरो, समझ रहे हो ना। फॉर ए Yes. टू बी, फॉर ए टू बी वाई इज जीरो, फॉर बी टू सी x इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट है, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, फिक्स है। ये बी टू सी के लिए x की वैल्यू फिक्स है, ए टू बी के लिए y की वैल्यू फिक्स है। फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इज माइनस के, वाई इज जीरो प्लस एक्स जे कैप, माइनस के एक्स जे कैप,
यही हुआ ना? सर अब तो हो जाएगा, मेरे को लगा ये y और x मतलब अलग कोई वैल्यूज है। कंप्लीट कर, काफी सारे बच्चों को डाउट हो सकता है ये, मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको। माइनस के एक्स ये क्या है, ए टू बी, डायरेक्शन देख रहे हो उसकी क्या है, ए टू बी, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, एफ फोर्स फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि फोर्स वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता है, वेरिएबल फोर्स है, डॉट डी एक्स। बताओगे फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने हैं, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने हैं? 0 नहीं 90। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर ए टू बी इज माइनस के एक्स जे कैप, जे कैप आ रही है, यस सर माइनस के एक्स जे कैप। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप, ये आई कैप है, ये आई कैप क्या अलोंग है, ये जे कैप क्या अलोंग है। एंगल इज 90 डिग्री, वर्क डन विल बी 0 फॉर बी टू सी। तो पहले फोर्स लिखता हूँ बी टू सी के लिए, फोर्स कितना होगा, पहले फोर्स एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फोर्स फ्रॉम बी टू सी। फॉर बी टू सी एक्स इज कांस्टेंट, मींस एक्स इज ए, तो माइनस के बाय आई कैप प्लस ए जे कैप। फोर्स तो वेरिएबल है, फोर्स तो वेरिएबल ही है, तो हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी माइनस के वाई आई कैप प्लस ए जे कैप, डॉट डॉट डी वाई लिख देता हूँ, डॉट डी वाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डी वाई की डायरेक्शन क्या होगी, डी वाई की डायरेक्शन, तो डी वाई को मैं डायरेक्शन के साथ लिखता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ, तो डी वाई किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, किस तरफ है डिस्प्लेसमेंट, देखोगे जरा, डी वाई की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू सी हम जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, जे कैप के अलोंग। तो डी वाई जे कैप, तो वाई आई कैप और डी वाई जे कैप, इस पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा, प्रोडक्ट करो, क्या आएगा ये, तो फर्स्ट टर्म इज, 0 फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस, अब इसे इसके साथ करो, ए जे डी वाई जे, क्या बन गया ये, a dy y इज वेरिंग फ्रॉम, y में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, देखेंगे जरा y की लिमिट क्या पुट करेंगे, वहां तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी लिमिट, तो 0 y में हम जा रहे हैं 0 टू a जा रहे हैं हम लोग, y is varying from 0 to a when b particle is going from b to c, y is changing from 0 to a, माइनस के a तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, dy का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन कर दो, by 0 to माइनस के स्क्वायर, a square टोटल वर्क डन a टू b का वर्क डन प्लस b टू a का वर्क डन, minus k a square टोटल ये हो जाएगा, a टू b तो 0 आ गया था ना, a टू b 0 लिखा हुआ ऊपर ये, वर्क डन फ्रॉम a टू b इज 0, वर्क डन फ्रॉम b टू c इज माइनस के स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए, 34 बॉडी स्प्लिटिंग, a body is attached to the lower end of a vertical spiral spring and it's gradually lowered to its equilibrium position. This stretches the spring by a length d. If the same body attached to the same spring is allowed to fall suddenly, what would be the maximum stretching in this case? डबल, 2 टाइम्स हो जाता है, देखिए एक्सक्यूज मी सर, सर जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में किया है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी तो आप बता देना प्लीज वो ठीक है कि नहीं। हाँ जी 32 मतलब अभी जो मैंने की, अभी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है ये 32 था ये, यस सर 32। अच्छा अच्छा ठीक है, भेज दो। ओके सर।
अच्छा क्या था, एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ L, एक मास m हैंग किया गया इससे, हैंग करने के बाद इसको धीरे धीरे मतलब नीचे जाने दिया, तो कहाँ तक, इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, इसको रॉक करके रखा है यहाँ पर। इक्विलिब्रियम पोजीशन समझते हो ना, mg डाउनवर्ड है, अपवर्ड स्प्रिंग में एक्सटेंशन है kx, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, mg इज इक्वल टू kx। इसको धीरे धीरे नीचे आने दिया, हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है, नीचे से हाथ लगा के रखा हुआ है, और धीरे धीरे नीचे आए और वहां तक हम इसको ले आए जहां तक इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वहां आके रुक गया। केस फर्स्ट तो ये एक्सटेंशन है इसमें, ये एक्सटेंशन है, ये तो रुक गया यहाँ पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन रुक गया, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया। और फिर एक बार इसको हैंग किया गया, उसको जब हैंग किया तो इसको रिलीज कर दिया, ये अपने आप नीचे गया बेचारा, अपने आप नीचे गया। तो यहाँ पर इसको हैंग किया था, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ इसको हैंग किया इस पोजीशन पर, और ये नीचे गया। जब यहाँ पर पहुंचता है ना, यहाँ पर पहुंचता है, ये बात ठीक है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, पर ये कितना नीचे आ चुका है, कितना नीचे आ गया, ये कितना नीचे आया, देखो कितना नीचे आया, ये नीचे आया एक्स, D. एक्स चलो डी दिया, एक्स लिख दिया अब तो मैंने, एक्स वो डी है, ठीक है, Okay, sir. तो एक्स नीचे आया ये, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, mgx है ना, कम हो गई ना, नीचे आ गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है ना। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, वो गई कहाँ पर, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, Okay, sir. ठीक है। प्लस जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते देखो इसके ऊपर ऑब्वियस है कि डाउनवर्ड फोर्स एक mg है, एक ऊपर एक के एक्स। जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, जब तक वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा, तब तक नेट फोर्स किस साइड है, जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता है तब तक नेट फोर्स किस साइड है, नीचे के साइड। डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, और नेट फोर्स डाउनवर्ड है, जो वो क्या करेगा, वो वर्क तो करेगा, वो तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है mg माइनस के एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क तो करेगा। Yes, sir. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि mg डाउनवर्ड था और अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स था, पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कम थी, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कम है, तो हम लोगों ने ना सपोर्ट करके रखा, उसको सपोर्ट करके रखा, और नेट फोर्स को हमेशा ही 0 रखा, नेट फोर्स डाउनवर्ड होने ही नहीं दिया, तो धीरे धीरे नीचे लाते रहे ताकि वो नेट फोर्स 0 रहे। स्लोली स्किड करना, ये स्लोली एक्सटेंशन द स्प्रिंग है, इसका मतलब नेट फोर्स हमेशा 0 रहता है। जैसे जैसे नीचे जाएगा एलोंगेशन बढ़ता जाएगा, कि हम अपना फोर्स रिड्यूस करते जाएंगे। जब स्प्रिंग का फोर्स mg के इक्वल हो गया तो हमने अपना फोर्स हटा लिया, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचता है ना, वो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचता है इन फर्स्ट केस, तो बताओगे मुझे वेलोसिटी कितनी है इन फर्स्ट केस, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन फर्स्ट केस एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी बताओगे जरा कितनी है? 0. If spring is allowed to stretch slowly, मीन्स तुम लोगों ने एक सपोर्ट लगा के रखा है इसके, मतलब इसके ऊपर, कि धीरे धीरे नीचे आए, अपना हाथ लगा रखा है, उसको स्प्रिंग को धीरे धीरे नीचे आने दिया, ऐसा कुछ है। सेकंड केस में इसको स्प्रिंग से हैंग किया और एकदम रिलीज कर दिया, mg डाउनवर्ड है, kx जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियली स्प्रिंग में एक्सटेंशन बहुत कम है तो kx भी कम होगा, mg डोमिनेटिंग फोर्स है, उस mg की वजह से क्या होगा,
अगर हम हाथ ना लगा के रखें तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? वो स्लोली नीचे नहीं आता है, वो धीरे धीरे नीचे नहीं आता है। वो जब नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस नेट फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी हर टाइम इंक्रीज करती रहेगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज करती रहेगी तो जब वो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, क्योंकि मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते उसके पहुंचने तक उसके पास नेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन पोजीशन तक पहुंचने तक उसके पास नेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड mg अपवर्ड kx, तो जब तक वो मीन पोजीशन पहुंचेगा ना, मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। और जैसे वो मीन पोजीशन पर पहुंचता है तो mg और kx इक्वल हो जाते हैं। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो mg और kx इक्वल हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मीन पोजीशन के पास पहुंचने के बाद उस ब्लॉक का क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है, क्या गेस करते हो तुम लोग? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचा तो क्या होगा उसका, क्या होगा उसके बाद? क्या होगा उसके बाद? रेस्ट पे आ जाएगा। एकदम से कैसे रेस्ट करेगा, कोई चीज एकदम से कैसे रुक जाएगी? कोई चीज वेलोसिटी एक्वायर हो चुकी, एक्वायर कर चुकी है, वी वेलोसिटी है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अब क्या होगा, वो रुक कैसे जाएगा वहां? वो आगे जाएगा, वेलोसिटी है उसके पास। जैसे ही वो आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। इक्विलिब्रियम पोजीशन की मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते यहां जब वो पहुंचा तो डाउनवर्ड mg है, अपवर्ड kx है, और mg और kx जो है इक्वल है। अब जब ब्लॉक यहां पर है, ब्लॉक यहाँ है, और उसके पास वेलोसिटी भी है, क्योंकि इस बार तो ये हमने रिलीज कर दिया था इसको। mg डोमिनेटिंग था स्टार्टिंग में, बिफोर कमिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन mg ज्यादा था, kx कम था, तो mg की वजह से ये ब्लॉक जो है वेलोसिटी एक्वायर करता रहा, और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी है। अब क्या होगा, अब ये नीचे जाएगा, स्प्रिंग और स्ट्रेच होगा, और अब जब स्प्रिंग और स्ट्रेच होगा तो इस बार स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और स्प्रिंग का फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। कब? कब? इक्विलिब्रियम को क्रॉस करने के बाद। इक्विलिब्रियम क्रॉस, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी यही है, इक्विलिब्रियम क्रॉस करने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और हम मान लें तो यहाँ तक आता है, यहाँ तक आके फाइनली यहाँ आके वो रुक गया, कहीं तो रुकेगा ना जाके, कहीं तो रुकेगा। यहाँ से स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, ये इक्विलिब्रियम है। अब जब वो नीचे जा रहा है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो रुक गया। अब इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अब इसमें एक्सटेंशन काफी ज्यादा आ चुकी है, इसकी नेचुरल लेंथ तो यहाँ तक थी, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये एक्स लिया था हम लोगों ने। अब ये पता नहीं कितना कहाँ जाके रुका है, हम मान लेते हैं कि अब ये एक्स प्राइम पर जाके रुका है। जब हमने इसको रिलीज कर दिया तो, हमने इसको रिलीज किया तो ये एक्स प्राइम पर जाके रुकता है। हमने इसको स्लोली एक्सटेंड होने दिया था, एक सपोर्ट लगा के रखा था। इन फर्स्ट केस देख रहे हो तुम लोग, एक्सटेंशन के एक्स के इक्वल आया था, और ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पर जाकर रुक गया था। अब वो नीचे आ गया, और वो नीचे आ गया तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो गया, स्प्रिंग फोर्स डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि स्प्रिंग फोर्स उसकी उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देता है। पर क्योंकि अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है, अब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, अब यहाँ से ब्लॉक ऊपर भागना स्टार्ट करता है, यहाँ से ब्लॉक ऊपर भागना स्टार्ट करता है। स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम होने लगता है, स्प्रिंग का फोर्स कम होगा, mg तो कांस्टेंट है, कम होते होते वापस वापस जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, वापस जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, इक्विलिब्रियम पर यहाँ पहुंचेगा, फिर से क्या होगा, फिर से mg को टू kx हो जाएगा। पर ये kx क्योंकि
लोअर मोस्ट पोजीशन से, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन से और इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते kx ज्यादा रहता है, mg कम रहता है, तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते वो फिर से वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है, फिर से वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है इन अपवर्ड डायरेक्शन v। अब वो यहाँ भी नहीं रुकेगा, अब वो यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ तक? जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस करता है स्प्रिंग फोर्स कम होने लगेगा, mg डोमिनेटिंग है। अब mg इसकी स्पीड को कम करते करते यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पहुंचेगा और फिर से जीरो, वेलोसिटी जीरो। अब जब यहाँ पहुंच गया ये तो mg नीचे है, स्प्रिंग फोर्स तो क्योंकि नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ है तो स्प्रिंग फोर्स तो है ही नहीं, mg नीचे, mg नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, क्रॉस करेगा, यहाँ पहुंच के रुक जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर मैं बात करूँ तो mg ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स कम है। इक्विलिब्रियम के नीचे में बात करूँ तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है, mg कम है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों इक्वल है। ये चीज समझ में आई तो मोशन इसका ऑब्जर्व हुआ कि हो क्या रहा है? नहीं हुआ। Yes, sir. अब ये चला यहाँ से था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, अपना टिपिकल वर्क एनर्जी थ्योरम जो वो लगाता हूँ ए टू बी। अब पहले तो पता ही है कि पहले तो उसमें एक्स 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 जो है डी जो दिया हुआ है वो डी आया एक्सटेंशन उसमें, अब पता नहीं कितना आया है। हमने कहा कि इसमें एक तो एम जी है, तो एम जी इन्वॉल्व होता है और एक स्प्रिंग फोर्स होता है, और दोनों ही कैसे हैं ये? Conservative force. हम सीधा लिखेंगे और कोई फोर्स ही नहीं है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो। तो यू डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग प्लस डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटेशनल प्लस डेल्टा के इज जीरो। डेल्टा के जब से चलना स्टार्ट किया था, जब उसे चलना स्टार्ट किया था इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी? जब उसको हैंग किया था इस पॉइंट पर, हैंगिंग पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी? उसको हैंग करके रिलीज किया था उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा फाइनल पोजीशन पर तो भी उसकी वेलोसिटी जीरो है। मतलब वो जीरो से स्टार्ट होता है और जीरो तक जाता है, मतलब डेल्टा के इज जीरो, एनर्जी में चेंज नहीं, बीच में वेलोसिटी एक्वायर करता है, वापस डिक्रीज कर लेता है, डेल्टा यू एस। तो यू फाइनल ऑफ स्प्रिंग माइनस यू इनिशियल ऑफ स्प्रिंग प्लस यू फाइनल ऑफ ग्रेविटेशनल माइनस यू इनिशियल ऑफ ग्रेविटेशनल इज जीरो। यू फाइनल, फाइनल जब है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन देख लो कितने हैं, फाइनल बी पॉइंट पर जब वो आता है स्प्रिंग में एक्सटेंशन देख रहे हो कितने? X prime. एक्स प्राइम, तो लिखते हैं इसको एक्स प्राइम, एम जी स्प्रिंग लिख रहे हैं ना, स्प्रिंग लिख रहे हैं, तो हाफ के एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0. जीरो। स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था, प्लस यू फाइनल ग्रेविटेशनल, यू फाइनल ग्रेविटेशन। तो ये तो लोवेस्ट लेवल है ना, ये तो लोवेस्ट लेवल है, तो अपना रेफरेंस मार्क कर लेते हैं इसको, ये रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है? यहाँ पर हाइट, यहाँ पर हाइट जीरो है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यू फाइनल अगर हम लिखूं, अगर मैं लिखूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो जीरो होगी। इनिशियली कितनी हाइट पर है? रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पर इनिशियली है? कितनी हाइट पर है रेफरेंस लेवल से इनिशियली जिसको हैंग किया गया था? L plus X prime. ब्लॉक, ब्लॉक कितनी हाइट पर है? ब्लॉक की एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी नहीं लिख रहे हैं, ब्लॉक की एनर्जी है, कितनी हाइट पर है? X prime. ऐसे इक्वल टू। तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो एक्स प्राइम आता है तुम्हारा 2 mg/k। एंड प्रीवियस केस जब उसको स्लोली अलाउ किया था हम लोगों ने स्ट्रेच एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग में, तो उस केस में mg गोस टू kx पर आके रुक गया था, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन ये है x, इस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन x प्राइम है, तो इट इज mg/k। तो देख रहे हो x जब स्लोली तुमने अलाउ किया तो एक्सटेंशन mg/k आया, इसको हैंग कर दिया फ्रीली तो फिर ये ऑसिलेट करने लगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहा, और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2 mg/k।
समझ में आया क्या? Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। 36. Yes, sir, 36. स्टेटमेंट बोलो। An object of mass m is tied to a string of length L and a variable horizontal force is applied on it, which starts at 0 and gradually increases until the string makes an angle theta with the vertical. Work done by the force F is. स्प्रिंग वर्टिकल है? Spring नहीं है, string है. अच्छा स्ट्रिंग है। डायग्राम भी है कोई? Yes, sir. क्वेश्चन क्या बोला तुमको? 36 46 36. 36। बता दो मेरे को डायग्राम थोड़ा सा कि ये एक स्ट्रिंग है, मास m हैंग किया हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हम लोगों ने, है ना? यही है ना? फोर्स Yes, की इंफॉर्मेशन तो फोर्स कैसा है, फोर्स कैसा है, ये वेरिएबल है पहली बात तो, और variable horizontal. ओरिएंटल है, बस दो ही चीजें दी हैं। अच्छा, Yes. और भी कुछ बोला था ना कि ये लाइन बोलो, ये फोर्स वाली लाइन क्या है? सही, वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री पर है ये स्ट्रिंग। तो बाद में अब इसको फोर्स लगाएंगे ना तो ये स्ट्रिंग यहाँ चली जाएगी। इंक्रीज इनिशियली तब होगा जब तक वो थीटा तक नहीं, मतलब थीटा एंगल नहीं बना लेता वर्टिकल के. तो ये यहाँ पहुंच गया, और फोर्स अब भी हॉरिजॉन्टल ही है। यस सर. फिर भी मैं कहता हूँ एक बार लाइन बोलो उसकी क्या है, मैं फिर भी यही कहूँगा, एक बार बताओ मुझे पूरी लाइन बोलते, लास्ट वाली फोर्स की लाइन। A variable horizontal force is applied on it, which starts at 0 and gradually increases until the string makes an angle theta with the vertical. ठीक है, अब बताना क्या है? Work done by the force F. ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना ये, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? 0. यहाँ वेलोसिटी कितनी? 0. कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है? mg Tension. टेंशन, इसका तो वर्क डन 0 होगा, पता है तुम लोगों को। Yes sir. ये कंजर्वेटिव है और ये अदर फोर्सेस है। वह सिर्फ कंजर्वेटिव होता तो हम लिखते हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, वह सिर्फ कंजर्वेटिव होता तो हम लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज 0। 0. अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखूंगा मैं, बताओ? Work done by डेल्टा के इक्वल्स टू 0। नहीं, अब मैं ये लिखूंगा, दिस डेल्टा यू प्लस डेल्टा के किसके इक्वल होगा, मैं लिखना चाहता हूँ दिस डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू work done by external force F. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर देख लो, कंजर्वेटिव को छोड़ दो और बाकी सारे लिख लो, टेंशन लिख लो, बस आ गया तुम्हारा आंसर। ये तो 0 है, वर्क डन बाय टेंशन। डेल्टा के भी 0 है, देखो डेल्टा के भी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे 0 है। डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना हुआ? अब इसकी लेंथ कुछ तो होगी, है ना? कुछ Yes तो sir. लेंथ होगी। अब ये थीटा है, तो ये थोड़ा मैंने छोटी बना दी स्ट्रिंग, है ना? मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ से ये लेंथ भी एल है, ये भी एल है, स्ट्रिंग तो वही है, Yes sir. स्ट्रिंग तो एक ही है, लेंथ तो एल है। ये इसका रेफरेंस लेवल, ये लोवेस्ट लेवल ये है इसका, वो इतना ऊपर चला गया, पता नहीं हाइट कितनी है, एच है मान लेता हूँ, एच हाइट ऊपर चला गया। तो मुझे बताओगे ये डिस्टेंस कितना है? L minus H। एच तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, वो तो एच तो कैलकुलेट ही करना है, वो डिस्टेंस अगर आए तो एच आ जाएगा, एच थोड़ी ना पता है। L cos theta. एल कॉस थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज अगर तुम्हें पता हो ना तो बेस कोस होता है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें बेस चाहिए, बेस इज एल कॉस थीटा, बेस इज एल कॉस थीटा। तो एच कितना आ गया फिर, एच कितना आ गया, एच इज इक्वल टू minus L cos theta. एल माइनस एल कॉस। So work done by this external force is equal to delta U, और डेल्टा यू मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये हमारा क्वेश्चन का रेफरेंस लेवल है, इस नीचे तो कभी गया ही नहीं, मैं मान लेता हूँ यही रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ इनिशियली यहाँ पर था, ये इनिशियल है, यहाँ पहुंच गया फाइनल है, तो बस हो गया। वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू यू फाइनल, फाइनल मतलब यहाँ की एनर्जी, एम जी इंटू हाइट, हाइट इज एच, एच की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, तुम लोगों ने बताया मुझे कि एल इंटू वन माइनस कोस थीटा होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट लेवल इज जीरो। ये वर्क डन बाय फोर्स है, ये तुम्हारा आंसर है। Okay. नेक्स्ट बताइए। 38. 38 इसका आंसर है 38. बोलिए। 3 particles A, B and C are projected from the top of a tower with the same speed. A is thrown straight upwards, B straight down, and C horizontally. They hit the ground with speeds VA, VB, and VC. Then which of the following is correct? क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक बार अपने डायग्राम बना दो ना, सबको पता भी लग जाएगा क्वेश्चन क्या है। एक कोई हाइट है, टावर है, हाइट है, अच्छा मान लेते हैं, ऐसे ही है ना। यहाँ से 3 बॉल है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी वी, एक को नीचे फेंका गया विद सेम वेलोसिटी, एक को इधर फेंका गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्या पूछा है, VA, VB और VC में रिलेशन, मतलब जिससे ये ग्राउंड को हिट करेंगी। ये ए बी सी सही लिखे है मैंने, ये सी है जो ओरिएंटल है, Yes sir. और ये ए अपवर्ड है, बी डाउनवर्ड, ऐसे ही है। Yes sir. ए की बात करें, ए की, ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा, यहाँ जाके रुक जाएगा, वापस आएगा, तो जब इस सेम लेवल पर आएगा, इसी लेवल पर जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी ए की डाउनवर्ड होगी, ये घूम के ऊपर से वापस आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, V होगी। बी सेम। और बी, बी थोड़ी देर पहले हमने डाउनवर्ड ही फेंका था, बी, ये ए जब पहुंचेगा ग्राउंड पर, बी बी जब पहुंचेगा ग्राउंड पर तो कितनी होगी इनकी वेलोसिटी, सेम होगी अलग अलग होगी, सेम होगी। बी ए बी बी। बात करें सी की, सी की वेलोसिटी इस साइड है बी, अब वी तो कांस्टेंट रही है तो इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तुम इसको भूल जाओ, ये तो है और फिक्स है, इसको हटाओ। तुम ये देखो कि हमने एक बॉल को, सी बॉल, जो सी बॉल है उस बॉल को रिलीज किया फ्रॉम हाइट एच, फ्रॉम हाइट एच, यहाँ से उसको रिलीज किया है एच हाइट से, ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एच हाइट से उसको ड्रॉप किया है तो √2gh, मैंने बताया था। इन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर एच हाइट से वो नीचे गिर जाता है तो उसकी वेलोसिटी होगी √2gh, और हॉरिजॉन्टल तो उसकी ऐसी की ऐसी रहेगी। Yes sir. और इनके बारे में बात करूं, मैं इनके बारे में अगर बात करूं, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी है, एच हाइट है, तो यहाँ वी ए कितना होगा, वी ए मैं लिखता हूँ वी ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2a यही लगा सकते हैं, तो ये कितना है, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, कितना, इनिशियल वी स्क्वायर S प्लस plus V square. 2gh, ये वी ए है, ये वी बी है, ये वी ए,
और यही वी बी है। वीसी अगर देखें तो वेक्टर सम कर दो। वीसी क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस प्लस GH। ओके सर, हो गया। तो भी बस वो हमने काइनेमेटिक्स से सॉल्व किया है। वर्क पर एनर्जी क्या कहोगे तुम, वर्क पर एनर्जी से? मैं कहता हूँ कि कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। यस सर। कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा के इज जीरो। समझ रहे हो? तो डेल्टा यू ये इनिशियल लेवल है, ये रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ये रेफरेंस लेवल है, ये हाइट है। तो डेल्टा यू कितना हुआ, इनिशियली इट इज एम जी एच, और फाइनल जो जीरो है, तो जीरो माइनस एम जी एच, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, प्लस डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। और के इनिशियल सबका पता है हमें, के इनिशियल इसकी भी हाफ एम स्क्वायर, इसकी भी हाफ एम स्क्वायर, इसकी भी हाफ एम स्क्वायर है, हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो कितनी है वो, एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और ये कहानी सबके साथ है, ये सबका सबका डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो, क्योंकि वहाँ सबके पास एक ही फोर्स है, सबकी इनिशियल एनर्जी जीरो है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, और यहाँ से हम देख रहे हैं वी फाइनल जो है वो ग्राउंड पर जो पहुँचती है, तो रूट टू जी एच प्लस वी स्क्वायर। ओके सर। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तुम लिख सकते हो अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई और है तो। इन दो इक्वेशन के बाहर चैप्टर नहीं चलता, और चैप्टर ही पे दो पे घूमता रहता। तुम देख लो, मैंने कल से अब तक तुम्हें 15 डाउट बनाए, 15 के 15 में यही इक्वेशन यूज किए मैंने। तुम किसी तरह से इक्वेशन यूज करनी सीख जाओ, चैप्टर आ जाएगा। अब अगर 9-10 में तुम्हें सिखाया था कि ये पोटेंशियल थी, काइनेटिक में चली गई, काइनेटिक जो उसमें चली गई, तुम ऐसे सोचते हो मैनिपुलेटिंग वे में, और मैनिपुलेटिंग वे में फंडामेंटल छोड़ देते हो, और तुम्हारा माइंड सेट ना उस तरह का है। तुम अभी यही करते होंगे आधे बच्चे तो, कि ये नीचे आए ना तो इसकी पोटेंशियल कम हो गई, काइनेटिक में चलेगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम जी, तुम ये लिखते हो। पर वो ठीक है, वो स्मॉल कंसेप्ट के लिए ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तुम करोगे तो ठीक है, पर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और वही तुम्हारे डाउट बन जाते हैं फिर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था इन सबके डेरिवेशन लिख करके देखो, इन सारी इक्वेशंस को याद कर लो, ताकि उस टाइम पर तुम्हें अपने आप ट्रिक करने में टाइम, देखो ट्रिक करने का टाइम तुम्हें लगेगा, पर इक्वेशन अगर याद ही नहीं है तो फिर क्लिक भी कैसे करेगी, क्लिक भी कैसे करेगी? तो तुम प्रैक्टिस करो, क्लिक करना तो अपने आप आ जाएगा, वो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट लिख करके देखना और इक्वेशंस को याद करना तो तुम्हारा काम है। नेक्स्ट बोलिए। So 39। 39. 39। Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए, स्टेटमेंट क्या है? The force This required to stretch a spring varies with the distance as shown in the figure. देवली ने एक मिनट दोबारा बोलना पड़ेगा, समझ नहीं आया स्टार्टिंग, दोबारा बोलो। The force required to stretch a spring varies with the distance as shown in the figure. If the experiment is performed with the above spring of half the length OA will. डायग्राम भेजो, ओए गया ये। Diagram भेज। सब भेज दिया। थर्टी नाइन। Yes sir. The force required to stretch a spring varies with the distance if the experiment is performed above। अच्छा,
देखिए सही है, तुम लोगों ने पूछ लिया। एक कंसेप्ट और है छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है वहां से। पहले उस कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम बोलते हैं एक स्प्रिंग है, ऑफ स्टिफनेस के, और हम ये भी बोलते हैं माइनस के एक्स, लेंथ इसकी एल है। अगर स्प्रिंग को काट दो बीच में से, स्टिफनेस चेंज होगी कि नहीं होगी? लेंथ एल बाई टू हो गई, लेंथ एल बाई टू। स्टिफनेस पहले के थी, के प्राइम में, तो के जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये ऐसा होता है। तो इसका स्टिफनेस में मान लेता हूँ कि के वन है तो इसका के टू है, ऐसे मान लेता हूँ। तो लिखेंगे के वन इज एल वन, के टू इज एल टू। कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, पता नहीं कितना है वो है वैसे तो, यंग्स मॉडुलस एंड एरिया का मल्टीप्लिकेशन, पर अभी वहां नहीं जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें यहाँ पर। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बता नहीं रहा हूँ तुम्हें। तुम कुछ भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लो, कुछ तो है, बस ये पता है मैं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि के वन जो है वो कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एल वन, एंड के टू इज ए बाई एल टू। आपस में डिवाइड अगर कर दें तो के से के कैंसिल, के वन बाई के टू इज एल टू बाई एल वन। तो के टू मुझे चाहिए, अगर इसका स्टिफनेस के है तो इस स्प्रिंग का कितना होगा? तो के टू मुझे चाहिए, तो के टू आ गया के वन एल वन बाई एल टू। के वन हमारा के था, एल वन हमारी लेंथ एल थी, एल टू को हमने हाफ कर दिया, तो स्टिफनेस देख रहे हो टू के, स्टिफनेस देख रहे हो टू के हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक स्प्रिंग है of length L, suppose, cuts into three equal parts, L by 3, L by 3, L by 3। तो इसका स्टिफनेस जो के था पूरे स्प्रिंग का, के वन के टू के थ्री बताओगे तुम? के वन के टू के थ्री कितना? के वन कितना? फर्स्ट स्ट्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, सेकंड स्ट्रिंग का पता ना कैसे आया ये? के वन थ्री के टू थ्री के एंड के थ्री थ्री के। अब तीन स्प्रिंग बन गए। इन तीन स्प्रिंग को मैंने क्या किया, इन तीन स्प्रिंग को मैंने ऐसे कट किया था ना, यहाँ से तीन को एक ही जगह से ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये वहां से हम लगा दिया। अब ये कितना है? के वन, ये सेकंड स्प्रिंग का के टू, और ये थर्ड स्प्रिंग के थ्री। अब इस पूरे सिस्टम का कितना होगा? बताओगे इस पूरे सिस्टम का कितना होगा? तो इनको ऐड कर देते हैं। अभी सीरीज में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए स्प्रिंग, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट वैसे ऐड होते हैं जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं? सीरीज वन में अपॉन आर सीरीज वन प्लस वन अपॉन आर। जब सीरीज में सर आर वन प्लस आर टू। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, एंड दैट इज थ्री के प्लस थ्री के प्लस थ्री के।
ठीक है, अभी तुम थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल लग नहीं रहे इसमें, एक बार और बताता हूँ और उसको जनरल करके बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो देखो ये लेंथ है एल, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में ही आएगा तुम्हारा, दो पार्ट मान लेते हैं कि लेंथ का रेशियो मान लेते हैं कुछ कि ये n1 है तो ये n2 है, n1:n2 में दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे इक्वल इक्वल होता तो ये 1 पार्ट हो जाता, 2 थर्ड पार्ट है, 3 फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स ऐसे। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 है, हो गई, इसकी लेंथ L2 हो गई। कल तो मुझे यही बताओ तुम लोग कि L1 कितना होगा, L1 कितना होगा अगर मैंने पूरे स्प्रिंग को, बताओगे L1 कितना होगा, कंप्लीट लेंथ इज L, इसकी बात कर लेंगे, इसकी कोई बात नहीं है, ये तो 6-7 में सिखा देते हैं शायद ना कि रेशो जो होता है उसका सम ऑफ रेशो से डिवाइड करके इनटू टोटल लेंथ करते हैं। तो इसका सम ऑफ रेशो अगर मैं देखूं तो कितना होगा n1 प्लस n2, तो इसका कंट्रीब्यूशन L1 कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन n1 बाई n1 प्लस n2 इंटू L1, ये लेंथ आएगी ये टोटल, ये लेंथ कितनी आएगी n2 इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सम ऑफ रेशोज इंटू L, L है L, ये चीज पता है तुम लोगों को, सॉरी फिर से मैं L बन लीजिए, L है ये, पता है ये L1 L2 लिख लिया मैंने। तो K1 कितना होगा, K1 इसका जस्ट रिवर्स n1 प्लस n2 बाई n1 इंटू के, K1 आ गया, K2 n1 प्लस n2 बाई n2 इंटू के, बस ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आ गए, अब तुम किसी में अप्लाई कर लो इसको, मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ, अब तुम इसको, ये 2 पार्ट्स हैं 3 पार्ट है, 2:3 में डिवाइड हो गया, ये टोटल लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, तो ये कितनी है बताओ जरा मुझे, तो मैं कैसे लिखता हूँ उसको 2/5 इंटू 2, फर्स्ट लेंथ 2 इसका पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है इसका है ना, और 5 दोनों का सम इंटू लेंथ, टोटल लेंथ इज 2, इट इज 4/5, दिस इज 0.8 मीटर, L2 is 3/5 इंटू 2 इज 6/5, और ये 1.2 मीटर, देख रहे दोनों का सम फिर 2 मीटर आ गया, ये 0.8 मीटर है, ये 1.2 मीटर है, तो K1 कितना आया, इसका इन्वर्स कर दो ना, जितना भी K था, K पता नहीं कितना था, K पूरे स्प्रिंग का K था, तो अब कितना होगा, K1 होगा K बाय 0.8 इनवर्स प्रोपोर्शन में, K2 इज K बाय 1.2, नहीं 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 नहीं, ये L1 L2 आ गए, इसको एक मिनट हटाता हूँ, ऐसे ही लिखना है इसको, हमने लिखा था कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो K इंटू L क्या हो गया, K इंटू L कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कांस्टेंट, ऐसा लिखो उसको, ये ज़्यादा सही है, उसको लिखो K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू KL, ये लिखो तुम। अब हमें इसका चाहिए ना, इसका चाहिए फर्स्ट स्प्रिंग का K1, तो K1 इंटू L1 कितना है, इसकी लेंथ, फर्स्ट स्प्रिंग की लेंथ 0.8 इंटू K, तो उसका दिया हुआ है पूरे स्प्रिंग का, और L पूरे स्प्रिंग का 2,
तो K1 तुम्हारा आया 2K by 0.8। K2 तुम्हारा आया, K2 इज, फिर हम लिखेंगे इससे और उसको यूज कर लेंगे, K2 L2 इज K into L। तो K2 सेकंड स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट है इसका स्टिफनेस कितना होगा, KL by L2। K तो पूरे स्प्रिंग का जो है वो है, पूरे स्प्रिंग की लेंथ L है और इस स्प्रिंग की 1.2 है। 1.2 कितना हो गया ये 0.6, 3/5, सॉरी 5/3, K by 0.6, ये हो गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गए। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, एक तो K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2, कितने पार्ट बना ले इसकी मर्जी है ना, कितने बनाए अब इसकी मर्जी, जितने बना दे, और लास्ट में पूरे स्प्रिंग का कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहते हैं, इससे तुम कर पाओगे। L1 L2 निकलेंगे कैसे, ये तुम्हें दे दिया, अगर स्प्रिंग को 2 और 3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो L1 कितना है, L2 कितना है। कोई ये भी कह सकता है, अब मैं एक बार एक और एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज पूरे स्प्रिंग को तीन इक्वल अनइक्वल पार्ट में 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L, स्टिफनेस इज K। बताओ इसका स्टिफनेस कितना है, K1 कितना है, इसका स्टिफनेस कितना है, इसका स्टिफनेस कितना है, इन टर्म्स ऑफ K एंड L दे रखे होंगे। तो पहले L1 L2 L3 कैलकुलेट करो ना। L1 कंट्रीब्यूशन 1 है इसका, डिवाइड बाय टोटल रेशियोज ऑफ सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 3 6 इनटू टोटल लेंथ, ये L/6 लेंथ है। सेकंड लेंथ L2 इज 2/6, थर्ड लेंथ 3/6। लेंथ कैलकुलेट करना आ गया, तो लिखेंगे K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू KL। तो एक एक करके करना है हम लोगों को। तो K1 L1 इज इक्वल टू KL, ओरिजिनल स्प्रिंग जो था वो दे रखे हम लोगों को, तो यहाँ से K1 आ गया, KL by L1, KL by L1, L1 is L/6, तो ये हो गया 6K, ये 6K हो गया। K2 फिर लिखेंगे K2 L2 इस KL, तो K2 कितना आया, KL by L2, और वो कितना, वो 2/6 है, तो फिर L2 की वैल्यू पुट करेंगे 2/6, तो KL 2/6 L, 6 ऊपर जाएगा, फिर बच गया 3K, ये 3K आ गया। K3 L3 is KL by L3, L3 को मैं इधर ले आया, तो K कितने हैं, K तुम्हारा है ही L, और L3 कितने हैं, L3 अगर हम देखें ऊपर, L3 ये लिखा हुआ देखो, ये रहा 3/6 L, L से L कैंसिल, 6 ऊपर चला गया, 6K/3 is 2K। तो लेंथ कम करने से स्टिफनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब तुम्हारे क्वेश्चन पर आता हूँ, शायद क्लास का टाइम हो गया होगा ना, तब मैं भूल जाता हूँ, 14 हो गए। अब तुम्हारे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन बोलो क्या है, क्वेश्चन बोलो क्या है। मैंने पढ़ लिया था, देख लो, ये स्प्रिंग है, ये O है और ये OA लाइन है, ये किसी उसका ग्राफ है, F इज इक्वल टू KX है ना, ये होता है रिलेशन में, पता है। तो K क्या होगा, F/X, और ग्राफ में F/X का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप। मतलब स्लोप ऑफ Fx ग्राफ तुम्हें क्या दे रहे हैं, स्लोप ऑफ Fx ग्राफ, स्लोप ऑफ Fx क्या दे रहे हैं तुम लोगों को, K constant स्टिफनेस दे रहे हैं। अब अगर स्टिफनेस बढ़ जाएगी तो ग्राफ की शिफ्ट होगा, स्लोप बढ़ जाना चाहिए, अगर K बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ जाएगा, K कम होगा तो स्लोप कम करना पड़ेगा तुम लोगों को, F की है ना। साइड हो जाएगा। अब अगर स्प्रिंग की लेंथ कम कर दी, स्प्रिंग को हाफ कर दिया, L/2 कर दिया स्प्रिंग की लेंथ को, तो L/2, तो स्टिफनेस कितनी हो जाएगी, डबल, स्टिफनेस हो गई 2K। अब स्टिफनेस अगर 2K है तो K की वैल्यू डबल करने के लिए इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ का स्लोप तो तुम्हें वो देता है, ग्राफ का स्लोप। तो K जो है वो तुम्हारा Fx ग्राफ में टेंजेंट थीटा है, इन Fx ग्राफ में स्टिफनेस जो टेंजेंट थीटा है। जब तुम स्प्रिंग को कट करते हो ना, L/2 में ले आते हो, तो L/2 अगर लेंथ है, इफ लेंथ बिकम्स L/2, देन K प्राइम और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स 2K। अब तुम्हारा स्टिफनेस 2K हो गया, तो K प्राइम तुम्हारा टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा, थीटा तुम्हें इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा,
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम समझ गए कि क्या हुआ है ना। आज की क्लास ओवर करते हैं। कब सेम टाइम ग्राफ है? सेम टाइम क्लास है 7 बजे, है ना। लिंक मैं शेयर करूँगा, कल उनका ऑफ है, उनको क्यों परेशान करना, 2 बार कर लेंगे, ठीक है। 2 बार लिंक शेयर कर लेंगे 40 मिनट्स के। तो 8:15 अराउंड में फ्री कर दूंगा। सेम टाइम पर आ जाना, डाउट्स लेंगे, और मंडे फिर मैं तुम्हें पावर पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज ये डीसी बनने के ये लगा लो तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, वर्क तक सब कुछ, वर्क एंड एनर्जी। और ऐसे मत सोचना कि अब प्रैक्टिस में काफ़ी करा सुबह, कल का पूरा दिन मैंने प्रैक्टिस में निकाला, इसलिए तुम्हारा डाउट डिस्कशन में निकाला, आज भी वही किया मैंने, परसों भी वही किया था। 3 दिन के बाद तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या करना है हमें, ठीक है। नहीं होता है तो एक बार फिर से रीड करो। मैंने कहा था डेरिवेशन वगैरह सब लिख करके देखा करो हर चीज़ पे। कल सेम टाइम पर आओगे, फिर और डाउट डिस्कस करते हैं। तुम्हारे डाउट्स पहले कंप्लीट करते हैं। और 2 वीक तो हो चुके ना शायद, 1 वीक हुआ, 2 वीक हुआ है अभी। कल टेस्ट कर लो तुम्हारा नेक्स्ट संडे के बाद, मंडे को। Sir. Sir. नेक्स्ट मंडे है। यस सर। ओ, टाइम तो बहुत कम रह गया। चलो कल मैं देखता हूँ, कल तुम्हारे डाउट्स अगर कम रहते हैं तो कल ही स्टार्ट करता हूँ मैं, पार बता के, और फिर परसों सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तुम्हें पैरेलल अब मैं मान के चलता हूँ, आज तुम कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें एलन का असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो तुम ये कंप्लीट कर चुके हो डीसी पांडे। तो तुम्हें पैरेलल वो करने हैं, मैं तब तक तुम्हें सर्कुलर मोशन की थ्योरी पढ़ा दूंगा, सर्कुलर मोशन की थ्योरी, ठीक है। उसको ट्राई कर, 2 दिन में तुम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक मैं सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर लास्ट के 3-4 दिन जो सर्कुलर मोशन के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सेशन एंड करते हैं और क्लास भी होने होती है। Thank you, sir. Thank you, sir.